अध्यक्ष सीपी जोशी का भीलवाड़ा का दौरा। बजट घोषणाओं में भीलवाड़ा को नगर निगम की सौगात मिली है। सभापति राकेश पाठक को दी है नगर निगम बनने की बधाई। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बोले हैं कि नगर निगम बनने से भीलवाड़ा के विकास को पंख लगेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं में गर्मजोशी से स्वागत सांसद सीपी जोशी का किया गया। निजी समारोह में शिरकत करने भीलवाड़ा पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सीपी जोशी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान खनन सेक्टर के बाद सबसे अधिक है। अब भजनलाल सरकार पर्यटन को एसजीडीपी में 25% तक ले जाने को तैयार है और लिहाजा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पर्यटन सेक्टर को दिल खोलकर सौगातें दी हैं। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजट 2024 की घोषणा में पर्यटन सेक्टर को अनेक सौगातों से नवाजा गया है। मुख्य रूप से पर्यटन बोर्ड की स्थापना, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान सरकार और पर्यटन सेक्टर से जुड़े हुए व्यवसायियों के बीच समन्वय आसान होगा। 5000 करोड़ हेरिटेज टूरिज्म, रिलीजन टूरिज्म, ग्रामीण टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और वेडिंग ब्रांडिंग पर खर्च होंगे, जो एक ऐतिहासिक कदम है। जयपुर एयरपोर्ट को 50 लाख से 70 लाख तक की कैपेसिटी तक एक्सटेंड किया जाएगा, जिससे देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या राजस्थान में निश्चित रूप से बढ़ेगी। पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति और राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड की घोषणा की गई है। RTICF के माध्यम से 5 वर्ष में 5000 करोड़ के कार्य होंगे। इस कोष से हेरिटेज पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म का विकास होगा। प्रदेश की ब्रांडिंग और पर्यटकों की सुविधा संबंधी कार्य हाथ में लिए जाएंगे। RTICF के अंतर्गत 2 वर्षों में 200 करोड़ के विकास कार्य होंगे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य होंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर जयपुर के परकोटा क्षेत्र और स्मारकों के लिए प्लान बनेगा। जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान तैयार होगा। इस पर 100 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। इस क्षेत्र की विरासत को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक बायलॉज अधिसूचित होंगे। लेजर नोन टूरिज्म साइट्स, रामगढ़ क्वेटर साइट, बारा, सांभर झील क्षेत्र जयपुर, झामर कोचड़ा और जावर उदयपुर को विकसित किया जाएगा। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान है। खाबा फोर्ट परिसर जैसलमेर में फॉजल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम बनना प्रस्तावित है। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, टूरिज्म, MICE टूरिज्म के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा। झालाना लेपर्ड रिजर्व, जवाई पाली को इको टूरिज्म सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इको टूरिज्म सर्किट का भाग बनाने से पर्यटकों को विभिन्न फ्लोरा फौना से परिचित होने का अवसर मिलेगा। साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों का विकास भी संभव होगा। सांभर झील, खीचन कन्वर्सेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता बस्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म साइट्स के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में सरिस्का, रणथंभौर में ई-व्हीकल की घोषणा की गई है। श्रद्धालुओं और वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी अहम घोषणा हुई है। प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पांडुपोल और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर को शामिल किया गया है। इसके लिए EV बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। अयोध्या और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम जी क्षेत्र का विकास होगा। मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। लोक कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए रविंद्र रंगमंच, जवाहर कला केंद्र जयपुर, लोक कला मंडल उदयपुर, विभिन्न कला, संगीत, साहित्य, भाषा अकादमियों के उन्नयन पर लगभग 30 करोड़ रुपए का व्यय होगा। राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित लगभग 40 करोड़ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स का चरणबद्ध डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF बनाया जाकर हमारे इस कार्यकाल में 5000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसी के साथ साथ उदयपुर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, कोटा एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप को डेवलप करने का काम होगा।
इससे निश्चित रूप से इन सभी सेक्टर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन सेक्टर के लिए नए आयाम पैदा होंगे। 5 वर्ष के लिए 15 मीटर तक के भवनों की फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए वर्तमान में निर्धारित 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर को घटाकर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया गया है। इससे होटल व्यवसायियों को फायर एनओसी प्राप्त करने में निश्चित रूप से फायदा होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। बजट में वन क्षेत्र को लेकर भी ठोस प्रावधान किए गए हैं। दीर्घकालीन विकास के लिए ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता देते हुए वर्तमान पीढ़ी के पास समृद्ध प्राकृतिक संपदा के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी पर फोकस रहा है। वहीं देश को अमृतकाल में मार्गदर्शन देने वाले सप्तऋषि में से एक ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत का समावेश करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सरकार गंभीर दिखाई दी है। बजट में हरियालो राजस्थान मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत 5 वर्षों में लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं गांधी सागर, भैंसरोडगढ़ और चंबल अभयारण्य को कूनो नेशनल पार्क से जोड़कर चीते के विचरण के लिए कॉरिडोर और सफारी बनाने के लिए मध्य प्रदेश के साथ एमओयू करते हुए फैसिबिलिटी स्टडी करवाई जानी प्रस्तावित है। 16वीं विधानसभा में भजनलाल सरकार ने पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया है और बजट को लेकर संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि भजनलाल सरकार ने पूर्णकालिक बजट पेश किया है। ये बजट राजस्थान के सुदृढ़ विकास के लिए रोड मैप का काम करेगा। प्रदेश में कानून एवं न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए न्यायालय की घोषणा की गई है। इसमें चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में कैंप कोर्ट के स्थान पर एडीजे कोर्ट की घोषणा की गई है। पुष्कर और चिड़ावा में एसीजेएम कोर्ट की घोषणा की गई है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बारां और सीकर में एसीबी कोर्ट की भी घोषणा की गई है। चूरू में पॉक्सो कोर्ट और झुंझुनू में एनआई एक्ट की कोर्ट की घोषणा की गई है और दौसा के बंदी कोई में उपभोक्ता कैंप कोर्ट की घोषणा की गई है। इसी तरीके से उदयपुर के वल्लभनगर में राजस्व अपील अधिकारी के कैंप कोर्ट की घोषणा की गई है। ये बजट राजस्थान के सुदृढ़ विकास के लिए एक रोड मैप का कार्य करेगा। पूर्ववर्ती अनेक सरकारों ने ऐसे बजट घोषणा करने के लिहाज से मात्र चुनावों के समय घोषणाओं का पिटारा के रूप में करते हैं, लेकिन भजनलाल सरकार ने पहली बार प्रारंभ में ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। जो उनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसको जाहिर कर दिया है कि राजस्थान में विकास करना चाहते हैं और विकास के नाम पर ही उन्होंने विभिन्न सर्वस्पर्शी सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों और सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी दशा स्पष्ट रूप से बता दी है। मंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश किए गए बजट को कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सर्वसमावेशी बताया है। कुमावत ने कहा है कि पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ देवस्थान को भी बजट में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी मिली है। जोराराम कुमावत से खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता दिनेश कसाना ने। आपको सुनवाते हैं। पशुपालन और डेयरी सेक्टर का बड़ा योगदान स्टेट जीएसटीपी में होता है और आज राज्य सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है उस बजट में भी महत्वपूर्ण स्थान पशुपालन और डेयरी को दिया गया है और इसके साथ ही देवस्थान विभाग की भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं, खाटू श्याम जी मंदिर के 100 करोड़ रुपए के जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है। हमारे साथ हैं मंत्री जोराराम कुमावत साहब। सर, पशुपालन और डेयरी सेक्टर की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, किस तरह से देखते हैं, कब इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? मैं सबसे पहले तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे विभाग के जो पशुपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग में उन्होंने विशेष रूप से बहुत सारा बजट दिया और इन विभागों के मार्फत हम किसानों को कैसे मजबूत करें, युवाओं को कैसे मजबूत करें और डेयरी सेक्टर को कैसे मजबूत करें, पशुपालकों को कैसे मजबूत करें और देवस्थानों में जो है ना, देवस्थानों को भी कैसे मजबूत करें, इस दिशा में हमें काम करने का मौका दिया। निश्चित रूप से अभी डेयरी सेक्टर में हमने पाली में एक पाउडर प्लांट की जो सख्त लंबे समय से आवश्यकता थी, तो 95 करोड़ रुपए की स्वीकृति
माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। इसी तरह से जो दूसरे कोटा में एक कैटल फील्ड प्लांट की स्वीकृति दी है और 6-7 जगह अन्य जो डेयरी सेक्टर में जो प्लांट चल रहे हैं उन प्लांटों को नवीनीकरण के लिए भी स्वीकृति दी है। तो निश्चित रूप से इससे प्रोडक्शन की गुणवत्ता सुधरे, इस तरह फोकस किया गया। हाँ, निश्चित रूप से प्रोडक्शन की गुणवत्ता भी सुधरे और प्लांट में भी जैसे नवीनीकरण आए और जिस चीज़ की आवश्यकता जहाँ है उस चीज़ की आवश्यकता को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बजट में दिया है। तो मंत्री जोराराम कुमावत, जिनका कहना है कि जो बजट में घोषणाएं की गई हैं, चाहे पशुपालन से जुड़ी हुई हो, गोपालन से हो, डेयरी से हो या देवस्थान विभाग की हो, उनको समयबद्ध तरीके से पूरे साल भर में इम्प्लीमेंट करके लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। बजरलाल सरकार ने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है, जिसको लेकर लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कहा है, प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है वो विकास को समर्पित है। उन्होंने कहा है, वर्तमान में राजस्थान की अर्थव्यवस्था $190 मिलियन है, इसे एक वर्ष में 350 करने की है और अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन करने की योजना है। वहीं लघु उद्योग भारती के प्रांत अध्यक्ष महावीर चोपड़ा ने कहा है कि बजट में जो नई घोषणाएं की गई हैं वो सराहनीय हैं। बजट में पेट्रोकेमिकल और बिजली क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। राजस्थान सरकार द्वारा आज विधानसभा में वर्ष 2024-2025 का बजट पेश किया गया। ये बजट विकास को समर्पित है और विकसित राजस्थान जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं उसकी ओर पहला एक नींव का पत्थर रखा गया है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस बजट के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और राजस्थान की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था $190 बिलियन है वो बहुत जल्दी $350 बिलियन हो जाएगी। इस बजट में सभी के ऊपर फोकस किया गया है, चाहे उद्यमी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे युवा हो, सबके लिए कुछ न कुछ इसमें घोषणा की गई है। राज्य सरकार के द्वारा आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कई प्रस्ताव इस तरह के किए गए थे जो लंबे समय से अपेक्षित थी, जिसकी मांग की जा रही थी। सबसे बड़ा एक प्रस्ताव जो कृषि को लेके बिजली के कनेक्शन 1.5 लाख जो पेंडिंग कनेक्शन थे वो इसी एक वर्ष के अंदर सारे कनेक्शन देके बिजली की जो रिक्वायरमेंट कृषि जगत को है वो पूरी की जाएगी। इसी तरीके से अलग अलग नए पार्क और इस तरह के स्टोर डेवलप करेंगे अलग अलग एरिया के अंदर, जिसमें कृषि उत्पादों को रखना और संरक्षण करने के लिए, तो इससे भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को डेवलपमेंट मिलेगा। महिलाओं को उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए जो 2.5% इंटरेस्ट रेट के अंदर ऋण उपलब्ध कराना। प्रदेश बजट 2024 को लेकर राजसमंद जिले में भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के जिला अध्यक्ष मानसिंह बारहट ने कहा है कि राजसमंद जिले को बजरलाल सरकार की ओर से काफी कुछ मिला है और ये बजट राजसमंद के लिए काफी अच्छा है। उन्होंने कहा है कि ये बजट पूरे राजस्थान में चौमुखी विकास के लिए साबित होगा। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण सिंह भाटी ने कहा है, इस बजट में राजसमंद की जनता को जो दिया गया है वो ज्यादातर हमारी कांग्रेस की सरकार में की गई घोषणा थी। राजसमंद में सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बहुत वर्षों पुरानी जो डिमांड थी मार्बल मंडी की, उसकी घोषणा हुई है और राजसमंद झील को भरने के लिए जो नहर को जो है उसको रिपेयरिंग और चौड़ाई बढ़ाने के लिए 150 करोड़ का जो बजट में प्रावधान किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनको। और राजसमंद जिले में देवगढ़ और आमेड को उप जिला अस्पताल जो उनको क्रमोन्नत किया गया, तो इन दोनों के लिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और सरदारगढ़ में और कुमारिया में PSC और CAHC के में क्रमोन्नत किया गया। राज्यवास में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया। को काफ़ी कुछ मिलना चाहिए और कुछ मिला भी है, क्योंकि मैं नेगेटिव बात करने से पहले पॉजिटिव बात करूंगा कि राजसमंद को जैसे कुंवरिया को CSC मिली है, राज्यवास को PSC मिली है, गिलोड को तहसील का दर्जा मिला है और तो काफ़ी काम पॉजिटिव हुए हैं। मगर फिर भी जितना जो राजसमंद को पानी लाने की बात थी जो कांग्रेस राज में सैंक्शन था, और फिर भी इन्होंने वापस इसको 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर के नए सिरे से लिया है, ये स्वागत योग्य है क्योंकि ये बहुत बड़ा काम ये था और आने वाले समय में ये होगा तो किसानों को सिटी वाले पेयजल का सभी चीज़ें सुविधाएं बढ़ेगी।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सर्वसमावेशी विकास का बजट प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी को शुभकामनाएं दी हैं। अपनी प्रतिक्रिया में शेखावत ने कहा है, भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट हर वर्ग के सपने पूरे होने की गारंटी है। अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान को विकास के नए पथ पर लेकर जाएगी। इस बजट के लिए मैं अगर संक्षिप्त शब्दों में कहना हो तो इतना अवश्य कह सकता हूं कि यह बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है और एक दीर्घकालीन विजन को लेकर के बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम राजस्थान का सर्वांगीण विकास करते हुए राजस्थान के हर तबके के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर जिन वादों के साथ में विधानसभा के चुनाव के समय जनता के सामने गए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में गति के साथ में आगे बढ़ सकेंगे। दूसरी तरफ ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, और क्योंकि ये अमृत काल का पहला 5 साल का कालखंड है, तो ये बजट अमृत काल में बनने वाले विकसित भारत की आधारशिला राजस्थान में रखी जाए और राजस्थान आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश बजट में शहरों के आधारभूत विकास का आगामी 5 साल का विजन प्रस्तुत किया गया है। शहरों में आधारभूत ढांचे के विकास और सड़क निर्माण के लिए इस बजट को करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं की गई हैं। इनमें अकेले जयपुर विकास प्राधिकरण के 2400 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट शामिल हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार का प्रमुख फोकस शहरों के आधारभूत विकास को लेकर है। इसी लिहाज से इस बजट में शहरी जनता को यातायात जाम से बचाने और सड़कों का जाल बिछाने के लिहाज से 4000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। इस पूरे बजट की खास बात ये भी रही कि जेडीए सहित जिन निकायों ने विकास कार्यों के जो प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे थे, उसमें से कई प्रस्तावों को लेकर इस बजट में घोषणा की गई। जयपुर शहर के लोगों को करीब 2400 करोड़ रुपए से अधिक राशि के प्रोजेक्ट्स की सौगात इस बजट में मिली है। 65 करोड़ रुपए की लागत से इमलीवाला फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। जंक्शन पर वाहनों के जाम के कारण सहकार मार्ग पर यातायात अवरुद्ध नहीं होगा। 72 करोड़ रुपए की लागत से गोपालपुरा बाईपास पर रिद्धि सिद्धि तिराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। इससे तिराहे पर लगने वाले वाहनों की लंबी कतार से मुक्ति मिलेगी। 95 करोड़ रुपए की लागत से जगतपुरा सीबीआई पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। आगरा रोड खुनागोरियान से 7 नंबर बस स्टैंड महल रोड जाने के लिए रेलवे फाटक पर रुकना नहीं पड़ेगा। 86 करोड़ रुपए की लागत से सालिग्रामपुरा फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट से बिलवा के पास टोंक रोड और महल रोड के बीच आवागमन सुगम होगा। 98 करोड़ रुपए की लागत से पृथ्वीराज नगर दक्षिण क्षेत्र में वंदे मातरम मार्ग पर पत्रकार कॉलोनी जंक्शन पर फ्लाई ओवर का निर्माण प्रस्तावित है। इस जंक्शन पर कई दिशाओं से वाहन चालक आते हैं, इसके चलते अक्सर जाम की स्थिति होती है। 1.2 किलोमीटर लंबाई के फ्लाईओवर के निर्माण से इस जंक्शन पर यातायात सुगम हो सकेगा। 170 करोड़ रुपए की लागत से सांगनेर फ्लाईओवर से चौरडिया पेट्रोल पंप तक एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रस्तावित है। 1100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर सर्कल से ओटीएस चौराहा होते हुए जवाहर सर्कल तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। इस 9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण से इस रूट के सभी जंक्शनों पर यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी। 400 करोड़ रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट से राजमहल चौराहे तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित की गई है। इससे 3.6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण से इस रूट में आने वाले 7 मुख्य चौराहों पर जाम से मुक्ति मिलेगी। सीतावाला फाटक बेनाड रोड के मध्य 14.37 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। नाड़िका फाटक पर 86.89 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। जयपुर शहर में यातायात जाम से निजात दिलाने के लिए रेलवे अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर की तो घोषणा की गई है, साथ ही सड़कों की कनेक्टिविटी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। 3 करोड़ रुपए की लागत से टोंक रोड और फागी रोड के बीच 30 किलोमीटर लंबाई में सड़क निर्माण की फिजिबिलिटी स्टडी करना प्रस्तावित है। इस सड़क के निर्माण से जेडीए की नॉलेज सिटी साउथ, चित्तौड़ा तथा अन्य योजनाओं की कनेक्टिविटी के लिए अच्छी सड़क उपलब्ध होगी।
आगामी 5 साल में 300 किलोमीटर लंबाई की सेक्टर सड़कों के निर्माण का जेडीए ने लक्ष्य रखा है। 50 करोड़ रुपए की लागत से प्रथम चरण में मौजूदा वित्तीय वर्ष में 100 किलोमीटर की लंबाई में सेक्टर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित। सेक्टर सड़कों के निर्माण से इससे सटे इलाकों में नियोजित विकास होगा। बरसों से कागजों में बंद पड़े सेक्टर सड़कों के निर्माण से विभिन्न इलाकों में कनेक्टिविटी मिलेगी। 90 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर रोड पर महिंद्रा सीज के पास 250 फीट और 200 फीट सड़क पर फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट से सांगनेर से बगरू की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को सुगम मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। जयपुर में 4000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इन्हें धरातल पर उतारने की अहम जिम्मेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण के आला अभियंताओं पर रहेगी, जबकि इन प्रोजेक्ट्स के लिए धन जुटाने की जिम्मेदारी जेडीए की राजस्व शाखा और जोन उपायुक्तों पर होगी। इन बजट घोषणाओं को साकार रूप देने के लिए जेडीए को एक पूरी टीम की तरह मशक्कत करनी होगी। पर्स इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेश में कानून और न्यायिक तंत्र के विस्तार सुदृढ़ीकरण के लिए न्यायालय की घोषणा की गई है। इसमें चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में कैंप कोर्ट के स्थान पर एडीजे कोर्ट की घोषणा की गई है, तो वहीं पुष्कर और चिड़ावा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट की घोषणा की गई है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बारा और सीकर में एसीबी कोर्ट की भी घोषणा की गई है। चूरू में पॉक्सो कोर्ट और झुंझुनू में एनआई एक्ट घोषणा की गई है। आपको बताएं कि दौसा के बंदी कोई में उपभोक्ता कैंप कोर्ट की घोषणा की गई है। इस तरीके से उदयपुर के वल्लभ नगर में राजस्व अपील अधिकारी के कैंप कोर्ट की घोषणा भी की गई है। और देखिए, भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया, जिसको लेकर बीजेपी नेता विजय बैंसला ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने देवली उनियारा क्षेत्र के लिए भी कई बड़ी और अहम घोषणाएं की गई हैं। देवली के सीएचसी का उप जिला अस्पताल की तर्ज पर क्रमोन्नयन हुआ है। क्षेत्र में स्थित गलवा बांध के नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार के लिए 7 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इलाके में सड़क निर्माण कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणा भी हुई है। उनियारा बिजौलिया वाया इंद्रगढ़ लाखेरी बूंदी रोड पर मेज नदी पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण के लिए 27 करोड़ 32 लाख रुपए की भी घोषणा की गई है। टोडा रायसिंह, देवली, मालपुरा, अलीगढ़, टोंक में शहरी पेयजल परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए की भी घोषणा की गई है। आज राजस्थान का बजट पेश हुआ और इस बेहतरीन बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का हृदय से आभार। ये बजट राजस्थान के विकास में एक नींव का पत्थर साबित होगा और इस विकास की श्रृंखला में देवली उनियारा के लोगों का भी बहुत फायदा होगा। इस बजट में देवली उनियारा के लिए बहुत सारी आपने चीजें दी हैं। देवली अस्पताल जो आज सीएचसी था, आपने उसको क्रमोन्नत करके उपजिला अस्पताल बनाने की घोषणा करी है। पूरे क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हर जगह आपने रोड दी है, ब्रिजेस बनाने की बात करी है, डूब क्षेत्र की रोडों की बात करी है। देवली, उनियारा, अलीगढ़, इन सब क्षेत्रों में आपने पेयजल की समस्याओं के निवारण के लिए बजट दिया है और ये कार्य शुरू हो गया। माध्यमिक स्कूलों में पिछले कई महीनों से अटके वाइस प्रिंसिपल के पदस्थापन को शिक्षा विभाग ने पूरा करते हुए उप प्रधानाचार्य की नियुक्ति की सूची जारी कर दी है। प्रदेश की 4725 राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल को उप प्रधानाचार्य मिले हैं। सूची में डीडवाना कुचामन जिले के लगभग 300 विद्यालयों के नाम हैं, जिनमें उप प्रधानाचार्य लगाए गए हैं। जिले में पदोन्नत हुए ज्यादातर व्याख्याताओं ने आदेश के मुताबिक स्कूल में उप प्रधानाचार्य पद पर ज्वाइन किया है और बाकी बचे हुए आगामी दिनों में ज्वाइन करेंगे। व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल पदोन्नति लंबे समय से पेंडिंग थी। हालांकि विभाग ने पदोन्नति कर पहले कार्यकरण करवा दिया था। रात को इनके कल रात में पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं, जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था इस बात का कि विद्यालयों में
क्योंकि इधर सत्र प्रारंभ हुआ और सत्र प्रारंभ के अंदर बहुत ही आवश्यकता थी और इसको दृष्टिगत रखते हुए विभाग ने कल रात में सूची जारी की और जिन विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल के पद स्वीकृत थे उनमें लगाए गए रात को। परीक्षाओं में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा दिलाने के मामले में एसओजी द्वारा गिरफ्तार मुख्य सरगना हनुमान मीणा को टोंक पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी हनुमान मीणा को टोंक के सीजेएम कोर्ट में पेश भी किया और जहां से कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। आपको बता दें कि टोंक पुलिस ने डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा दिलाने के प्रकरण में आरोपी रामलाल मीणा को गिरफ्तार किया था। इसके तहत पुलिस ने अग्रिम जांच के लिए पेपर लीक और डमी कैंडिडेट प्रकरण के मुख्य सरगना हनुमान मीणा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। मामले की जांच एडिशनल एसपी गीता चौधरी कर रही हैं। कि फर्जी उसकी जगह कैंडिडेट बिठाया था, उसके अंदर जो है हनुमान मीणा वांछित था। हनुमान मीणा ने उस आदमी को बिठाया था, जिसमें हनुमान मीणा को हमने गिरफ्तार किया है और अभी जो इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी है। आगे बताएंगे कि क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या आता है। हाँ, ये आरोप तो उस पर है, कई परीक्षाएं करवाई हैं उसने। हाँ, रिमांड लिया है, 4 दिन का रिमांड है। अलवर के सरिस्का में 1 जुलाई से सफारी बंद हो चुकी है, लेकिन सरिस्का का बफर जोन पर्यटकों के लिए खुला है और पर्यटक बाघों की साइटिंग का खूब लुत्फ भी ले रहे हैं। दरअसल मानसून सीजन में देश और प्रदेश के नेशनल पार्क 3 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। अब ऐसे में सरिस्का नेशनल पार्क का बफर जोन पर्यटकों के लिए खुला हुआ है, जहां पर पर्यटकों को 4 टाइगरों की साइटिंग हो रही है। ST-19 और उसके 3 शावक सरिस्का के बफर जोन में दिखाई दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफर हिमांशु शर्मा ने लगातार सरिस्का बफर में सफारी कर टाइगर और उसके शावकों को कैमरे में कैद किया है। मानसून सीजन में कोर जोन बंद होने के बाद बफर जोन में टाइगर का दिखना सरिस्का टूरिज्म और राजस्थान टूरिज्म के लिए एक बहुत अच्छे संकेत हैं। सरिस्का नेशनल पार्क जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बंद हो जाता है। देश और प्रदेश भर के नेशनल पार्क मानसून सीजन में बंद हो जाते हैं। ऐसे में सरिस्का का जो बफर जोन है वो अभी पर्यटकों के लिए खुला हुआ है और सबसे खुशी की बात यह है कि सरिस्का के बफर जोन के अंदर डेली हमें टाइग्रेस और उसके कब्स की साइटिंग हो रही है। और देखिए, राजस्थान में मानसून ने तय समय पर एंट्री की थी। मानसून की दस्तक के बाद से प्रदेश में लगातार बारिश का दौर भी जारी है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा संभाग पर मानसून मेहरबान है। कुछ जिलों को छोड़कर सभी जिलों में बारिश सामान्य से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि उदयपुर और जोधपुर संभाग के जिलों में अब भी बारिश का लोगों को इंतजार है। तो वहीं बारिश से राजस्थान के बांधों में भी पानी आने लगा है। मानसून आने के बाद से अब तक 12 बांध भर चुके हैं। प्रदेश में मानसून को लेकर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम से खास बातचीत की सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान ने। 25 जून को राजस्थान में मानसून ने दस्तक दी। तब से लेकर अब तक लगातार मानसून मेहरबान है, या यूं कहा जाए कि इस बार मानसून की मेहरबानी ऐसी रही कि बारिश ने हर ज़िले को तरबतर कर दिया, एक आध ज़िले को छोड़कर। आगे क्या रहने वाला है, वर्तमान में क्या हालात हैं मानसून के और किस जगह पे बारिश होने वाली है, उसको लेकर हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम जी मौजूद हैं। किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि पहले माइनस में थी और अब प्लस में आ चुकी, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, इस मानसून सीजन में 1 जून से यदि देखें तो अब तक सामान्य से 17% ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हो चुकी है। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग की तरफ में कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे अभी सामान्य से कम बारिश है, बाकी अधिकांश भागों में सामान्य या सामान्य से ऊपर है। लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर से भी यदि देखेंगे तो फिलहाल ये जो दक्षिणी राजस्थान के हिस्से हैं, यानी उदयपुर संभाग, इसके अलावा जोधपुर संभाग के कई इलाकों में फ़िलहाल थंडरस्टॉर्म के साथ में बारिश का दौर है। यानी कि फ़िलहाल मानसून ट्रफ लाइन सामान्य से साउथवर्ड है और अगले 2-3 दिनों में ये मानसून ट्रफ लाइन धीरे धीरे जो है वो हिमालय की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो कुल मिलाकर अगले 2 दिन जो है वो बारिश का दौर कई इलाकों में रहेगा। लेकिन जैसे ही 11 जुलाई तक ये जो मानसून ट्रफ लाइन है वो हिमालय की तरफ शिफ्ट होगी तो रेन का जो सिस्टम है वो भी नॉर्थवर्ड दिशा में यानी कि हिमालय की या जो फुटहिल्स एरियाज़ हैं उस तरफ में शिफ्ट होगा। तो राजस्थान के कई इलाकों में आप देखेंगे 11 से 13-14 जुलाई के दौरान वेस्टर्ली विंड्स हो गई और यूं कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। खासकर जो भारी बारिश जो पिछले कई दिनों से चली आ रही थी तो इसमें कमी रहेगी और वेस्ट राजस्थान के तो कई इलाके होंगे जहां पे ड्राई भी
आ सकता है। लेकिन 14-15 जुलाई के बाद एक बार फिर से जब मानसून ट्रफ लाइन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार फिर से बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। देखिए, मानसून की दस्तक के बाद जो ट्रफ लाइन थी राजस्थान से होकर गुजर रही थी लगातार, क्योंकि कई बार भारी बारिश देखने को मिली है, वजह क्या रही थी उसके पीछे? देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग मानसून फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। और इस बार यदि देखें तो पिछले 10 दिनों से लगातार जो अरब सागर की तरफ से आने वाली जो मानसूनी ब्रांच है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जब स्ट्रॉन्ग मानसून फ्लो होता है तो अपने साथ में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लेके आते हैं और जिस एरिया के ऊपर में कन्वर्जेंस मिलता है उसी एरिया पे रेन काफ़ी अच्छी होती है। तो फ़िलहाल मानसून करंट जो है वो अच्छी पोजीशन में है। मानसून ट्रफ लाइन के मूवमेंट से रेन का जो बेल्ट है वो भी मूवमेंट होता है, लेकिन अगले आने वाले दिनों में भी देखेंगे तो मानसून फ्लो जो है वो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल राजस्थान के अंदर मानसून मेहरबान रहेगा, लेकिन एक छोटे सा ब्रेक ज़रूर लेगा और उसके बाद फिर से झमाझम बारिश होगी। और इस बार उम्मीद ये की जा रही है राजस्थान के अंदर औसत से ज़्यादा बारिश दर्ज होगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।